अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। अभी जो हम विषय पे चर्चा करेंगे वह विषय है ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, इसके बारे में जानना है। क्यों जरूरी हुई ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन? ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन की आवश्यकता इसलिए हुआ क्योंकि सभी जगह स्कूल कॉलेज आसानी से उपलब्ध नहीं थे। अब तो हैं, फिर भी कुछ कमी है। और कुछ लोग जॉब करके पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग नौकरी करके पढ़ना चाहते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। तो सरकार ने उनके लिए ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन की व्यवस्था की है। यानी घर से विद्यालय का बहुत दूर होना, घर से आपका विद्यालय दूर है तो आप सोचिए कि हम 50 किलोमीटर होता, आपको 100 किलोमीटर होगा, आप जहाँ से आते हैं 100 किलोमीटर होगा, 100 किलोमीटर, आप 100 किलोमीटर ज़्यादा से आ रहे हैं तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि हमारे अगल बगल में कहीं हो थोड़ी सुविधा हो, है ना। तो इसीलिए क्या किया गया है, डिस्टेंस एजुकेशन बनाया गया, ओपन स्कूलिंग बनाया गया। परिवहन की समस्या, यातायात की व्यवस्था ठीक नहीं होने का, खराब सड़कें, सड़क भी खराब, जिसके कारण आने जाने में बाधा बहुत काफी, सहायक का अभाव, दिव्यांग बच्चा है कौन लेके जाएगा, तो सहायक भी नहीं है। शिक्षक के पढ़ाने की गति और छात्र द्वारा न पकड़ना, यह भी है कि शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वो छात्र नहीं पकड़ पा रहे। अनुभवी शिक्षक की आवश्यकता है। हम पढ़ा रहे हैं, आप समझ लें क्या मतलब, हम जो पढ़ा रहे हैं तो कम से कम आपको मोर देन एबव 60 to 80% क्लास में समझ आ जाए। अगर आप नहीं समझ रहे तो शायद हम ठीक से नहीं पढ़ा। इसके बाद समझने की कमी, शायद करंट नोड ऑफ फंक्शन आपका नहीं है, जो सामूहिक क्लास से आप नहीं समझ पा रहे हैं। पाठ्यक्रम का अनुचित होना, यह भी हो सकता है कि आपके लेवल का पाठ्यक्रम नहीं है। हमको स्पेशल एजुकेशन का पढ़ाई करना है और हम एमबीबीएस पढ़ रहे हैं, तो एमबीबीएस कैसे पढ़ लेगा, हमारी वो कंट्रोल फंक्शन, हमारी क्षमता वो नहीं है। तो ये इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए ओपन और स्कूलिंग शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसी कड़ी में एक है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी इन जनरल एंड स्पेशल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन में गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका। तो देखिए एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो देखिए एनजीओ जो है वो अपना रिसोर्स से कार्य करती है। इसमें सरकार भी सहायता प्रदान करती है। सरकार सहायता प्रदान की है तब तो सरकार की मान्यता पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें माता पिता समूह, महिलाओं का समूह, प्रेरणादायक व्यक्तियों का मुख्य रूप से एनजीओ या कोई और एक उचित उद्देश्य को लेकर के एनजीओ बनाया गया है। जैसे अभी जीवन एनजीओ है और इसका उद्देश्य टीचिंग, ट्रेनिंग, ट्रीटमेंट्स एंड रिलेशंस ऑफ स्पीच एंड हियरिंग हैंडिकैप्ड चिल्ड्रन एंड अदर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, इसका उद्देश्य है। इसी के कड़ी में आप लोगों को पढ़ाने का है कि आप लोग पढ़े लिखें और दिव्यांग बच्चों का भविष्य सुधारने का काम करें। तो यह जो है एनजीओ का भूमिका है। अब दूसरा जो है रोल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, सरकारी संस्थाएं का क्या भूमिका है, इसके बारे में देखिए। CAB, एक नंबर लिख देगा, फुल फॉर्म लिखे CAB, CAB फुल फॉर्म लिखिए, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। याद रखिए CAB का फुल फॉर्म, C फॉर सेंट्रल, A फॉर एडवाइजरी, B फॉर बोर्ड, E फॉर एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड पहली बार 1920 में स्थापित किया गया था। यह शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों की सलाह देने का सर्वोच्च संस्था है। यानी जो CABE है वह केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य करती है शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद इसका कार्य क्षेत्र क्या है भैया, तो किसी भी प्रकार के
शैक्षणिक समस्याओं को निदान करने के लिए केंद्र और सरकार को सलाह। किसी भी शैक्षणिक समस्या कोई हो रहा है तो उसको समाधान के लिए राज्य सरकार, भारत सरकार को सलाह देना इसका काम है। विद्यालय पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक शिक्षा एकीकरण करना, यानी विद्यालय पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक शिक्षा को मिलाना, यह एक मंच प्रदान करना जहां केंद्र और राज्य अपनी सामान्य चिंताओं को साझा करते हुए आपसी सलाह के निवारण करते हैं। यानी कहने का मतलब है कोई समस्या है तो समाधान मिल करके राज्य सरकार, भारत सरकार करती है, जिसमें CAB आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। विभिन्न शैक्षणिक मुद्दों पर सिफारिश करने, अध्ययन करने या बनाने के लिए आवश्यक समितियों को बनाना। जैसे RCI ने अभी एक NBR बनाई है, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन एजुकेशन। आप इसको देखें, समय से परीक्षा हो रही है कि नहीं, पढ़ाई हो रही है कि नहीं, तो उसका दायित्व है। इसके बाद केंद्र एवं राज्य सरकार को बनाई गई नीतियों का कार्यान्वयन कराना। सरकार ने जो नीति बनाई है उसका कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं। उसके बाद किसी भी समस्या प्रश्न पर केंद्र या राज्य सरकार को अनुरोध पर सलाह देगा। और केंद्र राज्य सरकार अगर कुछ पूछता है आपका एडवाइजरी बोर्ड से तो सलाह देगा इस पर क्या करना चाहिए। इसके बाद आपकी दूसरी जो संस्था है गवर्नमेंट की, वह है NCERT। नाम सुने NCERT? सुनी हो NCERT का? क्या होता है फुल फॉर्म? नानी मर गई, ERT खत्म। बोलिए NCERT का फुल फॉर्म याद रखिए। NCERT जन्म से लेकर के अभी तक पढ़े हैं और पते नहीं। अरे मैं समझता हूँ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन आपको नहीं मालूम होगा। चलो भाई ठीक है, अभी मैं बता दिया, याद रखिए CAB। और उसी के क्रम में क्या है दूसरी, वो तो हो गया भैया, NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड। ऑफिस में बोर्ड टांगा हुआ है, पता नहीं है ना। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, याद रहेगा। हाँ, भूल जाइएगा तो नंबर कट जाएगा, भूलिएगा तो क्या होगा, नंबर कट जाएगा। जगवा में क्यों नहीं आपन आपन कहे वाला के बाद, जग में कोई अपना नहीं, इसको आप पति मान रहे वो भी आपका नहीं। कौन है? बस आपका ज्ञान, आपका कर्म, दूसरा कुछ नहीं। सब माया का जाल है, बजे रहोगे दूसरे। लेकिन आपका है साथ देने वाला और साथ जाने वाला, वो क्या है? ज्ञान, जो आपको जीवन में साथ भी देगा और मरने के बाद भी आपको साथ देगा। इसको क्यों नहीं कस के पकड़ा जाए। देखिए NCERT का काम क्या है। जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन वैल्यू का जो काम था, तो इसका क्या काम है NCERT का? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, मैं 4 बार बोल चुका हूँ, अभी तक आदि नहीं, कोई बात नहीं, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप फिर कभी सुन सकते हैं। देखिए प्रोसेस पढ़ने के लिए मैं जब घर में रहता हूँ तो ऑफिस में काम करता हूँ। जब हमारा ऑफिस अटेंडेंट कोई नहीं रहता है तो हम थोड़ा प्रयास करते हैं, मौका मिला तो आराम करते हैं। उससे भी फुर्सत मिल गया तो होता है इसको पढ़ाने, और उससे भी ज्यादा फुर्सत मिल गया तो चलो तेरी भगवान का नाम ले लिया जाएगा। तो ये मेरा फुर्सत के क्षण का काम है, आराम करना, छोटे बच्चे को पढ़ाना, और उससे भी समय मिल गया भगवान का। इस समय को बेकार मत जाने। कहीं हम बेकार बैठते हैं तो ईश्वर का नाम लेते हैं, चलो भाई समय मिल गया है। और ट्रेन में रहते हैं तो बुक पढ़ते हैं, प्लेन में रहते हैं तो बुक पढ़ते हैं, और 4 व्हीलर में रहते हैं तो भजन सुनते हैं। ये मेरी जो आदत है, मैं बता रहा। लेकिन समय का इलाज करना है। बेवजह का गप हो तो फूट जाइए आप, राधे राधे, अपना काम करो, अपना काम, कोई मतलब।
तो देखिए एनसीईआरटी का कार्य क्या है, शिक्षा की नई नीति और योजनाओं का विकास करना। जैसे अभी क्या आ गया, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद नई नीति एवं योजनाओं को लागू करने मानव संसाधन मंत्रालय को मदद करना और उसको सलाह देना कि उसको लागू करिए। शिक्षा के क्षेत्र में नई नई अनुसंधान करना, रिसर्च करना। राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार शिक्षा विभाग के बीच समन्वय बनाना, यानी राज्य सरकार भारत सरकार के बीच में एक रिपोर्ट बनाना और शिक्षा से संबंधित पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य सामग्री का विकास करना। मैं सबको सलाह देता हूँ, जो टीचर हैं या जो टीचर बनना चाहते हैं, एनसीईआरटी का बुक क्लास 6 से 12 तक जरूर रखें। एनसीईआरटी का बुक क्या रखना है, क्लास 6 से लेकर के 10+2 तक के सब। क्या क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्या बोलते हैं, पीसीबी। अब पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, संस्कृत, हिंदी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, क्योंकि आपको बच्चे को पढ़ाना है। और एनसीईआरटी के तहत यूपीएससी, बीपीएससी सभी में कुछ से कुछ आता है। अब आप लोगों को बीपीएससी तैयारी करना है, तो ये हर विद्यार्थी को, भैया मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जो किसान है, तो किसान क्या रखता है घर में, कोठी, नहीं मिट्टी का कोठी होता है, उसमें धान गेहूं चावल रखता है ना किसान। अब तो देहात से है, हम भी देहात से बिलोंग करते हैं, तो किसान लोग क्या रखता है, कोठी, और कोठी में चावल गेहूं रखता है। और जो सेठ जी होते हैं वो क्या रखते हैं, तिजोरी, रुपया रखते हैं, है ना। और हम विद्यार्थी हैं, तो हम क्या रखें ना, हमारे पास बस बस बस, तो हमको तो ना तिजोरी से मतलब है ना कोठी से, हमको मतलब क्या है, बुक्स। अब बुक्स के लिए क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी। तो हर विद्यार्थी एक मिनी लाइब्रेरी क्या बनाए, अगर आप शिक्षा प्रेमी है तो। और एनसीईआरटी का बुक क्लास 6 से लेकर के 10+2 तक जरूर रखिए। और आपका स्पेशल एजुकेशन का जो बुक है, सारा बुक है। आप एक बात नहीं खरीद सकते हैं, धीरे धीरे खरीदिए। स्पेशल एजुकेशन में एक जर्नल आता है, एक जर्नल आपको 5,000, 6,000, 7,000। मैं जो आप लोगों को बुक से पढ़ने के लिए बोलता हूँ, वो सिर्फ पास करने के लिए। उस बुक से पढ़ करके आप पास कर सकते हैं, ज्ञान नहीं रख सकते हैं। ज्ञान रखने के लिए आपको लाइब्रेरी से निकाल कर मोटी मोटी बुक, 5,000, 6,000 की बुक बैठ करके अध्ययन करना होगा, तब आपको ज्ञान होगा। ज्ञान इतना आसान नहीं है, परीक्षा पास करना है ठीक है, लेकिन ज्ञान सब कोई नहीं रख सकता है। ज्ञान बहुत प्रयत्न परिश्रम करने वाले के पास ज्ञान होता है, सबके पास ज्ञान नहीं होता है। सब लोग क्या होते हैं, पास करके सर्टिफिकेट ले, नौकरी मिल गई, जीवन समझता हुआ अंत हो गया, इतना ही मेरा जीवन समाप्त। अब मुझे कुछ नहीं करना, फिर बाल बच्चा के वही कराना, जो हम किए हैं वही करना, आगे कुछ करना नहीं। अगर आपको आगे कुछ करना है तो एक मिनी लाइब्रेरी बनाइए, और सीबीएसई का जो आपका एनसीईआरटी का जो बुक है क्लास 6 से लेकर 10+2 तक रखिए, और अपना स्पेशल एजुकेशन का सारा बुक जो आपका 12-13 पेपर है सब रखिए। व्हेनेवर नेसेसरी प्रिंट आउट एंड स्टडी सीरीज, जब जरूरत पड़े पढ़िए। आज ही हम जो प्रैक्टिस किए मेरे पास है, आज ही मैं जो पढ़ा हूँ मेरे पास, जब मैं पढ़ाई करता था उसमें तो हिंदी मीडियम में कोई बुक थी नहीं, सारा हिंदी में उसमें पढ़ाए हुए लोग, पढ़ाने वाले भी अंग्रेज थे, यानी अंग्रेज नहीं मतलब वो कुछ लोग ऐसे थे जो हिंदी जानते ही नहीं थे, कुछ लोग ऐसे थे जो हिंदी जानते ही नहीं थे। और मैं हिंदी मीडियम वाला विद्यार्थी था, बहुत परेशानी होती थी, लेकिन संगत से बुद्धि होता है, संगत से बुद्धि, मैं कंपनी मनुष्य अपने कंपनी से जाना रहता है, और हमें अच्छी संगत मिली, आज यहाँ तक पहुंचा दिया। तो संगत अच्छी करो, अच्छे लोगों के साथ रहो। उसके बाद विश्वविद्यालय, विद्यालय, संस्थानों को मदद करना, अनुदान देना। अब हमारे क्षेत्र में एक है, और वह क्या है, आरसीआई, भारतीय पुनर्वास परिषद। भारतीय पुनर्वास परिषद जो है, आरसीआई अधिनियम 1993 क्रियान्वयन किया गया, और परिषद दिव्यांगता के क्षेत्र में व्यक्तियों को जो है आपका अन्य प्रकार के ट्रेनिंग देती है, और ट्रेनिंग देने के बाद अपने यहाँ उस एज ए प्रोफेशनल स्टडी करती है। आरसीआई 1992 जो है, इसका कार्य क्या है आरसीआई का, तो देखिए दिव्यांगता के क्षेत्र में संचालित संस्थानों विश्वविद्यालयों को मानता है। आरसीआई का कार्य क्या है,
जो दिव्यांगता के क्षेत्र में जो काम कर रही संस्थान, जो ह्यूमन रिसोर्स में, तो उनको मान्यता दें और उनको देखना है कि वो सही से अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद दिव्यांग व्यक्तियों के साथ काम करने वाले व्यवसायिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना। जैसे आप पढ़ाई कर लीजिएगा, तो पढ़ाई करने के बाद आपको फिर सीआरई करें। क्यों सीआरई करें? ताकि जो नई नई चीजें दिव्यांगता के क्षेत्र में आ रही है उससे आप अवगत हो सके। दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियां कार्यक्रम बनाना, यानी हर 5 वर्ष पर जो नई नई चीजें आ रही है अपने सिलेबस में जोड़ना, रणनीतियों को बनाना, न्यू चीजों को लाना, ये हमारा भारतीय पुनर्वास परिषद का कार्य है। अब है इसी के साथ एक चीज और जुड़ा है जो मैं बता रहा हूं, शैक्षिक अवसरों का समाजीकरण। शैक्षिक अवसरों का समाजीकरण मतलब होता है इक्वलाइजेशन एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, सबको समान शिक्षा का अधिकार। सुने हैं ना? देखिए आप जान लीजिए, हाँ, राष्ट्रीय नीति जो बनी है और कोठारी आयोग 1964 एंड 66 में बना, तो जो एनपीई बना उसमें जोड़ दिया गया। और हमारा अभी जो संविधान का अनुच्छेद 26 है उसमें यह बताता है कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा क्या है? 1 नंबर शिक्षा क्या है? 1 नंबर मिल जाएगा। तो शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। किसी भी व्यक्ति जो किसी जाति, धर्म, रंग, पथ जिसका हो, जैसे हो, हर व्यक्ति को शिक्षा मिलना चाहिए। और यही नहीं, क्या कहा गया है कि आपका अनुच्छेद 21 में यह दिया गया है कि 14 वर्ष तक सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। देखते हो स्कूल में खाना की व्यवस्था है, सरकार इतनी योजनाएं चला रही है कि अशिक्षित कोई ना रहे। अगर अशिक्षित किसी कारण से रह भी गया है तो प्रौढ़ शिक्षा का है ना। इसके बाद मैं अनुच्छेद 1 बताया, संविधान का अनुच्छेद 26, एक अनुच्छेद मैंने बताया आपको 21, और तीसरा एक अनुच्छेद बता रहा हूं जो 46, जो राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग का प्रावधान। आर्थिक सहयोग मतलब स्कॉलरशिप। आप ओबीसी में है ना? आप ओबीसी में है ना? तो ओबीसी, एससी, एसटी वाले जो है सभी लोगों को सरकार ने स्कॉलरशिप की व्यवस्था कराई है। इवन इसकी हमारे समाज में भी जो ईडब्ल्यूएस है, कमजोर वर्ग के हैं, उनके लिए भी है। तो सरकार सभी कार्यों को सही ढंग से कार्यान्वित कर रही है। बस हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। हम अगर जागरूक हैं तो इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ समानता का कारण, जो असमानता हो रहा है, हम लाभ नहीं उठा रहे, उसका कारण क्या है? उसका पहला कारण है कि जहां कोई प्राथमिक शैक्षिक संस्थान मौजूद नहीं, यानी आपको पढ़ाने, समझाने, बताने वाला कोई शैक्षणिक संस्थान न हो, तभी ना समानता पैदा हो रहा है। हमको जानकारी नहीं, जानकारी का अभाव हो, बस ज्यादा गरीबी जनसंख्या या ज्यादा गरीब हो, आपके पास भाड़ा भी नहीं हो कि 10 रुपये देकर के हम स्कूल कॉलेज तक जा सके। देहात में ऐसे भी हम देखे हैं कि कई अभी भी रूरल एरिया में चले जाइएगा तो मैथ का टीचर मिलेगा नहीं। कहाँ मिलेगा? 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर। इंग्लिश टीचर, मैं 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 अपना अपना मैं अपना गांव की बात बता रहा हूँ। ईश्वर कृपा ऐसी थी, मैं बहुत पढ़ने में तेज नहीं था ऐसी बात नहीं कि बहुत तेज थे, बहुत पढ़ने में तेज हम नहीं थे, पर जहाँ रे मुँह रोक न पड़े तहाँ रेड़ पर धान। हम उस गांव से बिलोंग करते हैं जहाँ ना रोड था, ना बिजली था, ना पानी था, कुछ नहीं था। डोरा लेकर स्कूल जाते थे, स्कूल भी नहीं थी, बगीचा में पढ़ाई होता था। कभी गांव के देहात के बैठके में नीचे बैठकर पढ़ाया होता है। हाँ, एक शिक्षक रहते थे जरूर। अब वो शिक्षक कभी कोई सो जाते, उनको खटिया मिलती थी बैठने के लिए, वो सो जाते थे, हम लोग अपना खेलते रहते थे। तो गाना गोटी क्या होता है, कुछ भी, लूडो कुछ भी खेलने लगे, गुरु जी सो गए। और जब उठे तो सबको पड़ा पड़ा मारना शुरू कर दिए। अरे भाई आप सो गए तो हम लोग क्या करें? तो एक लेटर आया था, किसी व्यक्ति ने कोई कर्ज लिए थे कुछ सिंचाई के लिए, मोटर वगैरह, जनरेटर, डीजल। तो नोटिस बैंक वाला ने दिया, वो इंग्लिश में दिया था। हमारे गांव में कोई लेटर में क्या लिखा है वो पढ़ने वाला नहीं, नारायण प्रभु।
वो लेटर में क्या लिखा है इंग्लिश में कोई पढ़ने वाला नहीं। लोग मेरे पास आए, वो तो इंग्लिश पढ़ता है, वो तो अच्छा पढ़ने में, वो भी क्यों मेरे पास आया? लोग जानता था कि पढ़ने में अच्छा है, ये नहीं जानता था कि हम इंग्लिश खूब जानते हैं। वो जानता था थोड़ा पढ़ने में कहीं वो कुछ बताएगा। हमारे पास आए, हम बताए, फिर जाके मैंने से बात किया। वो लोग बोला नहीं नहीं सही बताए। भाई कोई आप लोग कर्ज लिए है, वो कर्ज को चुकाने के लिए आपको लेटर दिया, आप चुकाइए, नहीं चुकाइएगा तो कानूनन कार्रवाई करने के लिए लिखा है, उस लेटर में लिखा हुआ। लेकिन वो हमारे गांव में 1000 आदमी होगा, 1000-2000, कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाला। हम लोग को मैथ पढ़ना पड़ता था तो 3 किलोमीटर दूर जाते थे साइकिल से पढ़ने मैथ। और यदा कदा का वो टीचर मैथ के इंग्लिश के हुआ करते थे। टीचरों की बहुत कमी हुआ। आज भी अच्छे टीचर की बहुत कमी है। अपने क्वालिटी, अपने गुण को बनाए रखना ये अपने आप में तपस्या है साहब। अपने क्वालिटी, अपने गुण को बनाए रखना एक कोई तपस्या से कम नहीं है। तो ये समस्या है ना असमानता का, यही चलता है समानता हुआ कि हमको कोई बताने वाला नहीं था, हमको कोई समझाने वाला नहीं था। आज भी गार्जियन अगर अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाता है, सही सलाह नहीं देता है, तो वह दिग्भ्रमित हो जाता है। और दिग्भ्रमित कभी कहेगा आईएएस की तैयारी करेंगे, कभी कहेगा बीपीएस करेंगे, कभी जेपीएस करेंगे, कभी कहेगा जज बनेंगे, कभी कहेगा फौजी बनेंगे। अब परिणाम क्या होता है 2-4-5 साल 10 साल के बाद? तो कुछ भी नहीं बना। एक साल हो सब साल हो सब जाए, एक चीज में ढंग से पढ़ाई करो, ढंग से समझो, सफलता मिलेगी। इसके बाद विद्यालय विश्वविद्यालयों के मानकों में अंतर। भाई कुछ बेसिक व्यवस्था तो होनी चाहिए ना, और नहीं व्यवस्था तो कैसे पढ़ा पाएंगे? आज इतनी भारी वर्षा हो रही है, हमारे विद्यार्थी किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं, तो चलिए हम एक वीडियो ही बना दे रहे हैं, हमारी बात उनके तक चला जाएगी। हमारा प्रयास है कि आप पढ़ो, आप ज्ञानवान बनो, आप जानकार बनो। हमें भी प्रेशर है कि हम अपने कोर्स को सही ढंग से ना पढ़े, जो पढ़ने वाले हैं वो विद्यार्थी तो पढ़े। ऐसा नहीं हो कि जीवन में गया और मरण होकर निकल गए, नहीं, जीवन में आए हो तो नव जीवन लेके जाओ, ये मेरा ध्येय रहता है। इसके बाद स्त्री पुरुष की शिक्षा के बीच व्यापक असमानता। ना ना ये कला पढ़ा के क्या करिएगा, अब लड़की है जवान हो गई, अब शादी ब्याह कर दो, घर बसाएगी, परिवार खिलाएगा। हमारे पास ऑफिस में कई एक एग्जाम्पल मेरे पास आए, मैंने कहा ठीक है जब आइए भी कर गए तो टीचर ट्रेनिंग करा दीजिए, कहीं हो जाएगा टीचर में अच्छा है। ना ना बाबू क्या कराएंगे, लड़की है जवान है, शादी ब्याह कर देंगे, मर्दाना खिलाएगा, पढ़ा के क्या करेंगे बाबू, जवान लड़की को क्या पढ़ाएंगे, फिर पढ़ा लड़का खोजना पड़ेगा, कहाँ से पैसा लाए? है ना, असमानता है कि नहीं? इस असमानता को तोड़ना है, समानता में लाना। इसके बाद क्या है? सामाजिक अभाव, आर्थिक गरीबी के कारण शैक्षणिक पिछड़ा। सामाजिक अभाव, सोशल, अरे वाह तो लड़कियां इतना दूर पढ़े जाती है, अरे वाह सुबह जाती है शाम को आती है, ये कौन पढ़ाई पढ़ती है? क्या होगा? उसके माँ बाप को मन पर एक प्रेशर पड़ेगा, ठीक कहा, हाँ ठीक है, नहीं ठीक कहती है, हमारी लड़की है जवान है, ये सुबह जाती है शाम को आती है, कहाँ क्या करती है, 3 पर दूर भेजते नहीं, ना रे बाबा ना पढ़े, ओकरा से अच्छा बा ऐसा ही रही, इस तो चल जाएगी, है ना। बहुत समस्या है बेटा, ऐसी समस्या को दूर करके व्यक्ति को आगे निकलना होता है। जो इस समस्या का समाधान जान गया वो व्यक्ति आगे निकल गया, यही असमानता है। इसके बाद शैक्षणिक अवसरों को समानता प्राप्त करने के लिए किए गए उपाय। सरकार ने जो असमानता हम बताए हैं कि जिसके कारण हम पीछे हैं, उसके लिए सरकार उपाय किया है, लेकिन हमें जागरूक नहीं। सरकार क्या उपाय किया है? SSA सर्व शिक्षा अभियान, है ना, क्या है नारा है, सब पढ़ो सब बढ़ो, सब पढ़ो सब बढ़ो, हम सही बोले, SSA का नारा है सर्व शिक्षा अभियान का। इसके बाद KGVS कस्तूरबा गांधी बालिका, है ना, मध्याह्न भोजन,
सरकार मध्याह्न भोजन देती है, आप पढ़ो खाओ भूखे मत रहो, है ना। केवीएस केंद्रीय विद्यालय, इसके बाद एनआईओएस, आप नौकरी करो कोई बात नहीं, प्राइवेट कमाओ। कितने ऐसे लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं और एनआईओएस मैट्रिक नहीं, है ना। सरकार तो सब सुविधा दी, समानता के लिए सरकार की है कि हम आपके लिए व्यवस्था दिए हुए हैं, आप अगर कैपेबल हैं, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो यह काम को आप कर सकते हैं। इसके बाद सामुदायिक पॉलिटेक्निक, दिव्यांगजनों के लिए भी समान अवसर मिला है। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आरपीडब्ल्यूडी एक्ट दिसंबर 2016 के तहत दिव्यांगजनों के भी जो सामान्य लोगों की सुविधा है वही हमारे दिव्यांगजनों के लिए भी सुविधा है। तो हमारा आज का यह वीडियो लंबा वीडियो था, ये संयोग से, क्योंकि अगर कुछ हम बता रहे हैं और उसको मधुरा छोड़ देंगे तो मुझे ही संतुष्टि नहीं होता है। जब मुझे संतुष्टि हो जाती है कि हाँ जिस चैप्टर को मैंने उठाया उस चैप्टर में मैंने पूरा कर दिया है, तो मुझे लगता है कि हाँ एक चैप्टर खत्म किया है। तो मेरा आज का यह चैप्टर खत्म होता है। जय हिंद।